बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नाम लिखना सीखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स का, यानी जो उपसंयोजी बंध से बने जो यौगिक होते हैं, ठीक है ना बेटा, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहते हैं। ये क्या है, ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था जो होता है साधारण सॉल्ट। साधारण सॉल्ट क्या होता है बेटा, NaCl, है ना। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बारे में हम लोग कैसे पढ़े थे, जैसे कि यहाँ पे K हो गया, यहाँ पे जैसे कि आप CO, NH3, 6, ठीक है, Cl3 के बारे में पढ़े थे, है ना। तो ये क्या है, हम लोगों का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो हम लोग इसी टाइप के कंपाउंड के क्या लिखना सीखेंगे बेटा, नाम लिखना सीखने वाले हैं, ठीक है, कि हम लोग इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। और चिंता मत करना, इसके ऊपर सवाल भी आते हैं और आसानी से बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये तुम लोगों के लिए काफ़ी बहुत ईजी ही रहने वाला है, कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं है। पहला तो है आयनिक संकुल में, ठीक है, पहले आयनन का नाम फिर ऋण आयन का नाम लिखा जाता है, चाहे संकुल धनायन हो या ऋण आयन हो, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है वो धन आयन का नाम लिखा जाता है। जैसे कि NaCl है ना, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड लिखते हैं। क्लोराइड सोडियम नहीं लिखते, क्लोराइड सोडियम नहीं लिखते, ठीक है। इसीलिए कोई भी चीज़ है ना, वो पॉजिटिव वाली चीज़ पहले लिखी जाएगी, नेगेटिव वाली चीज़ बाद में लिखी जाएगी। लाइफ में भी बेटा आप लोगों को हमेशा ऐसे ही करना है कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको हमेशा पहले लेके चलना है, नेगेटिविटी तो लोग आपको देते रहेंगे, ठीक है। समन्वय सत्ता का नामकरण। समन्वय सत्ता क्या होता है बेटा, समन्वय सत्ता क्या होता है? हम लोग समझे थे ना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसको कहते हैं उसको समन्वय सत्ता कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों को इसीलिए इसके नामकरण के लिए कुछ कुछ कहा था। देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती है उसको हम लोग समन्वय सत्ता कहते हैं। केंद्रीय धातु और उससे जुड़े लिगेंडों का समूह जिसे एक बड़े से कोष्टक में लिखा जाता है। तो ये जो कोष्टक वाला चीज़ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, समन्वय सत्ता कहते हैं। इसके अलावा हाँ, देख रहे हो ना, ठीक है, चलो। लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाएगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाएगा, देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें नोट्स में लिखी हैं, रूल यही है, लेकिन आपको इसको समझना भी पड़ेगा कि ये है क्या। जैसे कि दो है, एक लिगेंड Cl है, एक लिगेंड NH3 है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोराइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। तो A पहले आता है ना C से, तो अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग अमोनियम क्लोराइड लिखेंगे, मतलब अमोनिया पहले आएगा, क्लोराइड बाद में आएगा। लिखने में क्लोराइड बाद में आएगा, लिखेंगे पूरा नाम भी लिखेंगे पहले, धीरे धीरे नियम तो सीख लें, समझ रहे हो ना। तो जो भी लिगेंड का नाम है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के हिसाब से लिखाएगा। जैसे पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, और इसी क्रम में इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। जैसे डिक्शनरी में होता है, सबसे पहले A, फिर AA, फिर AB, फिर AC, ऐसे, ठीक है। अब देखो लिगेंड की संख्या बताने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा का प्रयोग होता है। यदि लिगेंड के नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा हो तो बिस, ट्रिस या टेट्रा किस का प्रयोग करते हैं, जिससे लिगेंड को कोष्टक में लिखते हैं। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास 2 क्लोरीन एटम्स हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, डाइक्लोराइड लिखूंगा। 3 अमोनिया है, 3 NH3 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, ट्राई अमोनियम लिखूंगा। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जैसे मैंने आपको एक इथाइलिन डाइअमीन बताया था, इथाइलिन डाइअमीन के बारे में बताया था, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, EN टाइप, EN लिखते हैं। इसके अलावा ये देखो जैसे कि इट इज नॉट वर्किंग, जैसे कि मैंने आपको डाई इन के बारे में बताया था। तो डाई इन में क्या होता है बेटा, डाई इन में क्या होता है, डाई इन में डाई तो पहले से है,
तो अगर दो डाई लिगेंड अगर आ जाएं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, डाई डाई इन तो नहीं लिख सकता ना बेटा, तो फिर मैं क्या लिखता हूँ, फिर मैं 2 के लिए बिस लिखता हूँ, 3 के लिए, है ना, 3 के लिए ट्रिस लिखता हूँ, है ना। उसमें क्या लिख रहे थे, उसमें 2 के लिए बाई लिख रहे थे, 3 के लिए ट्राई लिख रहे थे, 4 के लिए टेट्रा लिख रहे थे, टेट्रा लिख रहे थे, है ना, 5 के लिए पेंटा लिखते, 6 के लिए हेक्सा लिखते, ऐसे ऐसे लिखते। तो इसमें 2 के लिए बिस लिखेंगे, 3 के लिए ट्रिस लिखेंगे, 4 के लिए टेट्रा किस लिखेंगे, टेट्रा किस लिखेंगे। समझ रहे हो ना आप इस चीज़ को समझना है आपको, है ना। इसका प्रयोग करते हैं और लिगेंड को कोष्टक में लिखते हैं। इस चीज़ को याद रखना कि ये देखो, जैसे कि मान लो कि डाई इन 2 बार है तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, बिस डाई इन। चमका, चमका, ये चीज़ चमकी ना, ठीक है, तो ऐसे होता है। चलो अब देखो आगे कैसे होता है ना। ऋणात्मक लिगेंडों के नाम जो है, ऋणात्मक लिगेंड जो हैं उनके नाम के अंत में ओ लगाते हैं, जैसे क्लोराइडो, साइनो, सल्फेटो। अब दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। आपको, मेरे को, दोनों को पता है कि जो नेगेटिव चार्ज वाले यानी जो ऋणात्मक आवेश रखने वाले जो लिगेंड हैं वो कौन कौन है। ज़्यादातर अपन Cl माइनस, Cn माइनस, है ना, और SO4 2 माइनस, यही सब लिखते हैं। इससे ज़्यादा आपको, है ना, ये ऋणात्मक वाले लिगेंड नहीं मिलेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, जो भी ऋणात्मक है ना उसके आगे ओ लगा देंगे। जैसे Cl को क्या कहते हैं बेटा, क्लोराइड पढ़ते हैं ना, तो इसके नेगेटिव चार्ज के कारण इसमें हम लोग क्लोराइडो लिखेंगे, इसको क्लोराइडो, ठीक है, क्लोराइडो, ओ लगा देंगे, ओ देख रहे हो। इसको Cn को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं ना, तो इसको साइनाइडो कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, साइनाइडो, साइनो, साइनो कह सकते हैं क्योंकि ये Cn माइनस है तो इसको हम लोग साइनो कहेंगे, है ना, साइनाइड को। ये SO4 में 2 माइनस है तो ये सल्फेट होता है तो इसको सल्फेटो कहेंगे, ठीक है, सल्फेटो कहेंगे। समझ रहे हो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ याद रखना। उदासीन लिगेंड के नाम वही रहते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। H2O को एक्वा कहते हैं, NH3 को एमीन ही कहते हैं, ठीक है। ये चीज़, एक चीज़ याद रखना बेटा, एक ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका जब आप अंग्रेजी में नाम लिखोगे, NH3 होना तो अमीन चाहिए था ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे डबल एम आता है, अमीन लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। CO को कार्बोक्सिल कहेंगे, NO को नाइट्रोसिल कहेंगे, ठीक है। ये सब नाम लिखते जाना बेटा, ठीक है। ये चीज़ आपके कॉपी में होना चाहिए, जैसे कि ऐसे NO करके नाइट्रोसिल, है ना, CO करके कार्बोक्सिल। अब देखो धातु का नामकरण कैसे करते हैं, ये तो बाहर की चीज़ होंगी। यदि संकुल धन आयन या उदासीन है तो धातु का सामान्य नाम लिखा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से कैसे काम करता है। देखो जैसे कि धातु यानी अगर मेटल, है ना, इफ मेटल यानी इफ धातु इज न्यूट्रल और पॉजिटिव, यानी अगर वो धन आयन है या फिर वो न्यूट्रल है, जैसे कि मान लो कोबाल्ट हो गया, तो कोबाल्ट को मैं खाली CO4 ऐसे लिख रहा हूँ ना, तो ये क्या है बेटा, ये कुछ भी चार्ज नहीं पोजेस कर रहा है। और अगर मैं निकल CO4 होता है ना, तब तक NiCO4 होता है, ठीक है। और जैसे कि कोबाल्ट 3+ में है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको मैं कोबाल्ट ही लिखूंगा, इसको मैं निकल ही लिखूंगा। Fe को फेरेट लिखूंगा और CO के लिए कोबाल्टेट, नहीं ये वाला गलत है, हाँ, इसका नॉर्मल नाम ही लिखा जाता है। लेकिन अगर ये माइनस में है कि अगर Fe2 माइनस वाले स्टेट में आ गया है कैसे भी करके, तो इस चीज़ के आगे हम लोग 8 लगा देते हैं। जैसे कि ये Fe क्या होता है बेटा, फेरस होता है, फेरस का क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। कोबाल्ट का क्या हो जाएगा बेटा, कोबाल्टेट हो जाएगा। कोबाल्ट के आगे आपको 8 लगाना पड़ेगा, कोबाल्टेट हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे लिखते हैं, धातु के नाम के बाद उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंकों में कोष्टक में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट अगर 3+ में है तो हम लोग कोबाल्ट 1 2 3 रोमन अक्षरों में लिख देंगे। रोमन अक्षर तो आपको आते होंगे बेटा, 1 2 3 4 5, 1 को ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, है ना, 6 को ऐसे,
7 को ऐसे, 8 को ऐसे, 9 को ऐसे, 10 को ऐसे, 11 को ऐसे और 12 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जिन लोग मेरे को फॉलो कर रहे थे उन लोगों को समझ में आया होगा ऑर्डर में कैसे लिखा गया है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, इतना तो मैं अज्यूम करता हूँ कि इतना आपको आता ही होगा। चलो अब भगाभग एकदम से ना, एकदम बहुत बेहतरीन टाइप से इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखो, एक तो ये है, क्या लिखा है यार, इसको ध्यान से यहाँ पे बड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, क्रोमियम NH3, ठीक है, थ्राइस H2O यानी एक्वा, थ्राइस Cl यानी क्लोरीन, थाइस। अब देखो, अगर ये Cl 3 है यानी इसको मैं डिजोल्व करूंगा तो ये 3Cl माइनस में टूटेगा, यहाँ पे 3 प्लस आना चाहिए, इसीलिए तो यहाँ पे 3 माइनस था। अगर यहाँ पे 3 प्लस है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो ये चार चीज़ें किसके खोपड़ी में जाके बैठ जाएगा, क्रोमियम के खोपड़ी में जाके बैठ जाएगा। क्रोमियम के खोपड़ी में जाके बैठ जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया है, क्रोमियम 3 ऐसे लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, जल्दी जल्दी मेरे को बता दो। हाँ, लिखेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें बेटा, है ना, देखो सबसे पहले तो लीगेंड लिखते हैं। तो लीगेंड में ये क्या है, ये है एमीन, ठीक है, और ये क्या है बेटा, एक्वा, है ना, एक्वा। तो ये AM है, ये AQ है ना, दोनों हैं तो A से ही, लेकिन ये M है, ये Q है, तो ये अमीन पहले आएगा, है ना, अमीन पहले आएगा, अमीन पहले आएगा, फिर एक्वा आएगा। अमीन कितना है बेटा, अमीन कितना है, 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ट्राई, है ना, फिर अमीन, ट्राई अमीन, है ना, उसके बाद फिर से 3 है ना, तो फिर से अपन ट्राई लिखेंगे, फिर से ट्राई, फिर क्या लिखेंगे बेटा, एक्वा, है ना। अब ये लीगेंड लिखा गया, अब हम लोग लिखेंगे क्रोमियम 3, है ना, और उसके बाद फिर अपना क्या है बेटा, क्लोरीन है ना, क्लोरीन है, तो अपन लिखेंगे क्लोराइड। ये चीज़ किस किस लोगों को समझ में आ गई, जल्दी से मेरे को कमेंट में बता दो कि ये वाला बात किस किस को समझ में आ गया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में और अच्छे से समझेंगे। देखो, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है, यही इसका नाम है। लिगेंड 3 अमीन है, 3 एक्वा है, वर्णमाला क्रम में एमीन जो है वो पहले आएगा एक्वा के। ये वाला ना बिना देखे करेंगे तो अपने को और अच्छा। देखो, ऋण आयन संकुल है, इसको कैसे फिगर आउट करते हैं देखना ना, देखो कैसे लिखेंगे, K3 है, फिर डब्बा बन गया है अपना, अरे यार ये तो गायब ही हो गया, FeCN6, हाँ K3 FeCN6, K3 है FeCN6, ये तो और ज़्यादा आसान है यार। ये देखो, ये K3 हटाऊंगा, है ना, यहाँ पे मान लो प्लस में 3K प्लस कर दिया, मतलब कि यहाँ इसके खोपड़ी में 3 माइनस चार्ज आना चाहिए, लेकिन जो Cn है वो खुद एक माइनस चार्ज रखता है, Cn खुद एक माइनस चार्ज रखता है ना, तो मतलब यहाँ पे टोटल 6 माइनस रहा होगा, 6 माइनस में से 3 माइनस यहाँ है, तो है ना, 3 माइनस यहाँ है, और यहाँ पे टोटल 6 माइनस होना चाहिए था, तो ये जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, अपना 3 इलेक्ट्रॉन इसको, ये Cn को जो है वो ऐसे, मतलब कि आप समझ सकते हो कि लाइक दिया होगा, ठीक है, मतलब कि देखो समझाने की कोशिश करता हूँ ना मैं। ये क्या है बेटा, K3 है, ये Fe है, ये Cn है, ये 6 है ना। इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, इसको जब तोड़ेंगे तो ये 3K प्लस में ऐसे टूट जाएगा, है ना, मतलब कि यहाँ पे 3 माइनस रहा होगा। अब देखो, जैसे कि ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, अभी 0 है, ठीक है, और इसके साथ अपन मैं 6 Cn माइनस लेके चलता हूँ, ठीक है, 6 Cn माइनस लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे 3 माइनस लाने के लिए, यहाँ पे 3 माइनस लाने के लिए, है ना, ये Fe को +3 स्टेट में रहना पड़ा होगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे क्या किया होगा बेटा, ऑब्जॉर्ब कर लिया होगा। ऑब्जॉर्ब कर लिया होगा तो टोटल केवल 3 ही माइनस यहाँ पे आया, क्यों, क्योंकि मेरा जो आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे क्या है बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अब देखो, है ना,
ये क्या आ गया अपना Fe आ गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना। और जो संकुल है अपना मतलब कि FeCN6 वाला, यहाँ पे तो टोटल क्या है बेटा 3 माइनस है, 3 माइनस क्या है अपना लगा हुआ है। तो संकुल जो है वो ऋणात्मक है। जब संकुल ऋणात्मक होता है तो ये फेरस क्या हो जाता है बेटा, फेरेट हो जाता है। फेरस क्या हो जाता है, फेरेट हो जाता है। और फेरेट के आगे भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब देखो अब अगली क्या चीज़ आएगी, है ना। अब अगली चीज़ आएगी कि आपको हमेशा ये बात पता है कि जैसे कि NaCl है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, मतलब पॉजिटिव वाला भाग पहले लिखते हैं, ठीक है। इससे पहले जब हम लोगों ने CrNH3 थ्राइस H2O थ्राइस Cl देखा था, तो इसमें भी हम लोगों ने देखा था कि ये Cl माइनस में टूटता है, ये प्लस में टूटता है, तो इसका नाम पहले लिखे थे और क्लोराइड जो है वो आखिरी में लिखे थे। मतलब कि पॉजिटिव वाला भाग हमेशा पहले लिखा आता है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव वाला भाग क्या है बेटा, पोटेशियम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम लिख लिए। अब पोटेशियम लिखने के बाद, है ना, अब अपने को FeCN6 लिखना है। तो सबसे पहले फिर लिगेंड का नाम है। लिगेंड क्या है बेटा, लिगेंड है साइनाइड, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि लिगेंड अगर नेगेटिव हो तो उसको हम लोग साइनो कहते हैं, ठीक है, साइनो कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, पोटेशियम लिख लिए। उसके बाद फिर हाँ 6 है तो हेक्सा आ जाएगा, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3, है ना। बस ये आ गया इसका नाम, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3। ये देखो कहाँ गया, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3। अब देखो ये वाला तो और ज़्यादा आसान है, ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। NiCO4 हम लोग को पता है कि CO जो है बेटा, है ना, वो नॉर्मल है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, क्या टेट्रा कार्बोक्सिल, है ना, टेट्रा कार्बोक्सिल। और कार्बोनिल लिखते हैं इसको, कार्बोनिल, है ना, टेट्रा कार्बोनिल निकल। बस निकल के आगे 0 लगा दो क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, उदासीन होता है। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, है ना, कोई इसमें लफड़े नहीं है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। अब ये देखो ये इन वाला क्वेश्चन आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन है। CO इन थ्राइस, है ना, CO इन थ्राइस Cl3 मतलब अपने को फिर से पता है कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और अपने को पता है कि ये देखो ये En3 है ना, En जो है वो बाइडेंटेट होता है, बाइडेंटेट होता है मतलब कि एक En जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा क्रोमियम को, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये अभी भी कितना है बेटा, ये अभी भी, है ना, ये अभी भी 6 ही है, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन अभी लेके रखा है, ऐसे मत चिंता करना कि सर CO तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है तो इसको तो 6 होना चाहिए, तो भूल गए क्या बेटा। En तो जो है अपना एथिलीन डाइमीन जो है वो क्या होता है, वो तो बाइडेंटेट होता है। बाइडेंटेट होता है मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फेंक के मार रहा है कोबाल्ट को, ठीक है। तो ये देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन, ट्राई, ठीक है, ट्राई तो आएगा ही ना ऑब्वियसली क्योंकि ये 3 है। लेकिन जो En का पूरा नाम होता है वो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, एथिलीन डाइअमीन लिखते हैं ना, 1 एथिलीन इथाइलिन डाइअमीन लिखते हैं। और तुम लोगों को इसके एग्जैक्ट पोजीशन का नाम जानना है तो आप 1-2 भी लिख सकते हो, 1-2 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये मैंने सिखाया है कि जब क्या बोलते हैं बाई ट्राई या टेट्रा नाम में आ जाता है तो हम लोग फिर क्या लिखते हैं, फिर बिस ट्रिस लिखते हैं। तो ये क्या है, En 3 है, CO है ना, वो Cl 3 है, तो ये ऐसे लिखाएगा, ये लिखाएगा ट्रिस इथाइलिन डाई इथाइलिन 1-2 है, ये पोजीशन है 1 अमीन्स के, डाई अमीन, है ना, ट्रिस इथाइलिन 1-2 डाई अमीन कोबाल्ट 3
क्लोराइड, क्या है क्लोराइड। देखो यही आंसर है, ट्रेस इथाइलिन 1,2-डाइअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, अब तो मेरे को लगता है कि आप लोग IUPAC नेम में तो कम से कम क्या हो गए होगे बेटा, IUPAC नेम में यानी IUPAC नेम में कॉन्फिडेंस फील कर रहे होगे। इन सवालों को देखो, मैं ना ये चीज़ यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, इन सवालों को आप एक बार फिर से घर में बनाएंगे। ठीक है, एक नया पेज लेना, एक नया कॉपी लेना और फिर चेक करना कि ये आपसे बन रहे हैं कि नहीं। इन्हीं सवालों को बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक बार फिर भी, अगर वो दिख नहीं रहा होगा तो एक बार फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसको कॉपी में उतार लो अभी। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो और ये तुम लोग क्या है दोबारा बना के देखोगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। NiCO4। और जो लोग और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, मैं PDF अटैच कर दूंगा IUPAC नेम का, उसमें क्वेश्चन होंगे आंसर होंगे, क्वेश्चन होंगे आंसर होंगे, और कोई डाउट होगा तो सब कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, ये इन वाला लिख ही लेगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये क्वेश्चंस जो हैं ये बना लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो बना लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। उपसंयोजन यौगिक में साम्यावस्था। ठीक है, साम्यावस्था यानी आइसोमर्स। समावयी क्या होते हैं बेटा, ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं लेकिन परमाणुओं की व्यवस्था या आबंधन भिन्न होता है, जिसके कारण उसके भौतिक या रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं। देखो मैं कल आइसोमर्स के बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूँ। क्यों पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दोबारा से वही चीज़ नहीं बतानी है। तो जो लोग वो लेक्चर नहीं देखे प्लीज़ आप वो वाला लेक्चर का लास्ट का 15 मिनट देख के आएँ, उसके बाद फिर ये पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वरना आप पूछोगे कि सर आइसोमर तो आपने समझाया ही नहीं। अब देखो मैंने बताया था कि आइसोमर्स के किस किस प्रकार से अपन बांट सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम स्टीरियो आइसोमर्स में बांट सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, त्रिविम साम्यावस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, परमाणु की रिक्त स्थानों में व्यवस्था भिन्न होती है ना, जिसको मैंने क्या बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पता है आपको, एक होता है सिस मतलब कि ऐसे सेम साइड वाला सिस, और एक होता है ट्रांस जिसमें ऐसे अपोजिट होता है। ठीक है, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। उसके बाद स्टीरियो में क्या होता है, स्टीरियो मतलब कि 3D में जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कहते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल में तो आप 2D में भी चेंजेस देख सकते हो, लेकिन स्टीरियो में अगर आपको चेंज देखना है तो आपको 3D में घुसना पड़ता है। अब देखो स्टीरियो के अंदर एक होता है ज्योमेट्रिकल, दूसरा होता है बेटा ऑप्टिकल। अणु एक दूसरे के अध्यारोपित न हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अध्यारोपित न हो सकने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं बेटा, इन आइसोमर्स के बारे में आपने सुना होगा, है ना, कि अगर मैं उसका एक मिरर इमेज लूंगा तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। जैसे कि देखो ये, इसको ध्यान से देखना ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का एक ट्रिक होता है। ये कार्बन में बेंजीन में आपने ये चीज़ देखा होगा, है ना, ये है, इसका मैं एक मिरर इमेज बनाऊंगा। तो इसका जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री POS ये हो सकता है एक, ये भी एक POS हो सकता है, ये भी एक POS हो सकता है, कुछ भी इसका कोई सा भी आप POS ले लो। ठीक है, किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री से अगर मैं इसको काटता हूँ, ठीक है, काटने की भी बात नहीं, अगर मान लीजिए मैं फ्लिप कर लेता हूँ, इसका एक मैं मिरर इमेज ले लेता हूँ, तो ये एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा, है ना। और इसको क्या है बेटा, अगर मैं उठा के यहाँ पे लाऊंगा तो एग्जैक्टली ये मैच कर जाएगा, यानी ये क्या कर जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। मतलब अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूँ तो क्या वो एग्जैक्ट मैच करेंगे, ढक जाएंगे। इसको कहते हैं सुपर इम्पोज होना। ठीक है, सुपर इम्पोज होना यानी यहाँ पे क्या, अध्यारोपित। ठीक है, अध्यारोपित हो पाएंगे तो हाँ वो अध्यारोपित हो पाएंगे। तो ये क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली मतलब कि एक्टिव नहीं होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है ना, यानी ध्रुवीय यानी प्रकाशित वाला नहीं है। अब देखो किस चीज़ का ऑप्टिकल आइसोमर होगा, जिसका एक कायरल सेंटर है, यानी अगर यहाँ पे H है, CH3 है, C2H4 है ना, और मान लो क्लोरीन है, तो इसके चारों जो हैं ये भिन्न हैं, यानी इसके पास एक कायरल सेंटर है। अगर इसके पास एक कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, इसका जब मैं मिरर इमेज बनाऊंगा किसी भी तरीके से, एनीथिंग दैट हैज अ कायरल सेंटर इट इज
मेंट टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है बेटा। लेकिन अगर यहीं पे क्या आ जाए, दो चीज़ें समान आ जाए, दो चीज़ें समान आ जाए, मतलब अगर यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाते और फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मान लो C2H5 होता, तो ये ऑप्टिकली मतलब एक्टिव नहीं है क्योंकि इसके पास कायरल सेंटर नहीं है ना। ये चीज़ अपन क्लास 11 के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी GOC में ऑब्वियसली पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। तो अब वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था सर, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर आप समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि वही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आपको इनके स्ट्रक्चर्स में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप लोग नोटिस किए होंगे कि जैसा वो था वैसा ही इसमें भी, जैसे कि निकल और कार्बोक्सिल का हम लोग ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये स्क्वायर प्लेनर जैसे, ठीक है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में इस टाइप की चीज़ें बना रहे थे हम लोग, ऐसी ही चीज़ें वापस से इसमें बना रहे हैं। हाँ बेटा बना रहे हैं, तो इसमें भी वापस से वही आइसोमेरिज्म, वही IUPAC नेम, उसी GOC के टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो संरचनात्मक समाय, ये तो बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादातर हम लोग ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल देखते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल भी होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको वो क्या C6H14 का एग्जाम्पल कल पिछले वाले लेक्चर में दिया था, वो किसका एग्जाम्पल था बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का था। परमाणुओं के बीच आबंधन यानी कनेक्टिविटी ही भिन्न होती है, उसमें कनेक्टिविटी तो सेम होती थी, बस उसका वो चीज़ अलग था। देखो जैसे कि C है ना, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। ये देखो दो कार्बन हैं, दोनों ClH से अटैच्ड है कि नहीं? कनेक्टिविटी तो एग्जैक्टली सेम है सिस और ट्रांस में। देखो जैसे मैंने अभी ट्रांस बनाया है ना, और अभी मैं क्या है बेटा, इसको क्या कर देता हूँ, सिस बना देता हूँ, ठीक है। तो कनेक्टिविटी तो एग्जैक्टली द सेम है, ठीक है, लेकिन ये जो इसका वो है ये बदल गया है ना। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें कनेक्टिविटी ही चेंज हो जाती है, तो दिक्कत हो जाता है। जैसे लिंकेज होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। लिंकेज वाले क्या होता है बेटा? अभय युधि लिंगेट के दाता परमाणु से भिन्न। लिंकेज वाला मैंने आपको बताया है कि कई बार क्या होता है ना, जो एम्बिडेंटेंट होते हैं, जैसे कि CSN है ना, SCN लिख लेता हूँ, तो कभी वो सल्फर से जुड़ेगा, कभी वो नाइट्रोजन से जुड़ेगा, तो वो क्या होता है, वो लिंकेज मतलब कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाता है। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन यानी उप संयोजन आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं बेटा? धन यानिक और ऋण यानिक संकुलों के बीच लिगैंड का आदान प्रदान। इसमें क्या होता है ना, देखो जैसे कि मान लो कोई पॉजिटिव लिगेंड है, ऐसा भी होता है, हाँ पॉजिटिव लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं मेटल आयन को, ऐसा होता है। तो उसमें वो वाले पॉजिटिव वाले लिगेंड अगर नेगेटिव वाले लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉन का है ना ऐसे एक्सचेंज जैसे मार लें और फिर वहाँ पे कुछ डिफरेंट सा कंपाउंड ऐसे बनने लगे, तो उस चीज़ को भी हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या करेंगे बेटा? काउंट करेंगे। उसके अलावा क्या होता है बेटा? आयनाइजेशन, समन्वय मंडल और प्रति आयन के बीच आयनों का आदान प्रदान होते रहता है, ये देख लेंगे वहाँ पे। सॉल्वेट क्या होता है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस होता है कभी कभी। विलायक के अणु का लिगेंड या क्रिस्टल जालक में होना, ऐसे ना इसको लोड मत लो, ऐसा ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ आता है नहीं। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को थोड़ा डीप में, क्योंकि आपको सिस और ट्रांस ही देखने के लिए मिलने वाला है। अगर अपने को आइसोमेरिज्म में कुछ पढ़ना है तो सिस और ट्रांस के बारे में ही पढ़ना है। तो इसका अपन बड़ा से पीपीटी लेके आ गए हैं। पीपीटी में क्या कहना जा रहा है बेटा? देखो यह हेट्रोलेप्टिक संकुलों में पाई जाती हैं जहां लिगेंडों की भिन्न ज्यामितीय व्यवस्था संभव हो। जहाँ पे संभव है वहीं पे पाई जाएगी और दूसरे जगह नहीं पाई जाएगी। ऊपर वाली लाइन का यही मतलब था। लोड लेने वाली बात अभी तक नहीं आई है। उसके बाद क्या होता है बेटा? समपक्ष। समपक्ष मतलब सिस है ना, सिस जैसे देखो ये क्या है बेटा? ये सिस प्लेटिन है। ये क्या है? सिस प्लेटिन। देखो प्लेटिनम मैंने बताया था ना, प्लेटिनम का कंपाउंड होता है। अगर इसमें ये सिस है, अगर ये Cl एक साइड है, NH3 क्या है बेटा? एक साइड है, तो ये क्या है? सिस प्लेटिन है। सिस प्लेटिन क्या होता है बेटा? कैंसर रोधी दवा होती है, ठीक है। समपक्ष रूप है इसका, जबकि विपक्ष रूप निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय होता है यानी नॉन रिएक्टिव होता है। अगर इसी को मैं प्लेटिनम यहाँ लेके NH3 ऐसे बना दूँ, Cl ऐसे बना दूँ, तो इसका कोई काम ही नहीं है। ये कोई आपके बॉडी में जाके रिएक्शन ही नहीं करेगा। ये क्या है? ये है ट्रांसप्लेटिन। क्या है? ट्रांसप्लेटिन। ये क्या होता है बेटा? विपक्ष होता है। ट्रांस का मतलब होता है विपक्ष,
सिस का मतलब होता है समपक्ष, समपक्ष प्लेटिन ये रहा, विपक्ष प्लेटिन ये रहा। आप समझ रहे हो, ये तिरछा है ना, विपक्ष है। और ये क्या है बेटा, ये साथ साथ में एकदम वो एनडीए मतलब बीजेपी वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये है अपोजिशन में, विपक्ष में क्या है बेटा, कांग्रेस। ठीक है, ऐसा समझ लो तुम। उदाहरण बेटा इसका क्या है, वही प्लैटिनम वाला सिस प्लैटिन मैंने बता दिया है ना, और इसमें ये कोबाल्ट का बता दिया कि ये समपक्ष बैगनी रंग का होता है, जबकि विपक्ष समावय हरे रंग का होता है। ठीक है, वो प्लैटिनम का था, ये कोबाल्ट का। ये देखो, ये तो फिर भी मतलब कि लाइक ये प्लेनर था ना, ये प्लेनर स्ट्रक्चर था। अब देखो कोबाल्ट वाला स्ट्रक्चर देखो, कोबाल्ट का क्या होता है, ये अष्टफलकीय होता है। ठीक है, अष्टफलकीय का मतलब भी हम लोग समझेंगे। ये कोबाल्ट है, ये NH3 है, ये 4 है, ये क्या है बेटा, Cl2 है। ठीक है, ये क्या है, Cl2। अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो फिर कैसे होगा, है बताओ, किसी को पता है कैसे होगा? CONH3 4Cl2। नोट पैड में दिखाता हूँ, होना भी चाहिए था, 4 ही होना चाहिए था। देखो CO Cl अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ, NH3 अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो ये क्या हो गया बेटा, अपोजिट हो गए। अपोजिट को हम लोग क्या कहते हैं, विषम को यानी विरोधी को क्या कहते हैं बेटा, ट्रांस कहते हैं। अगर यही चीज़ मैं ऐसे लगा देता, ठीक है, तो ये क्या हो जाते बेटा, ये हो जाता, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये आजू बाजू है ना, साथ साथ संगी है ना, ये क्या हो जाते फिर, सिस हो जाता है। ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। चमक गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना स्पेशल टाइप होता है मेटल। ये A3B3, ये A क्या है बेटा, पहला वाला लिगेंड, B क्या है, दूसरा वाला लिगेंड। इसमें दो प्रकार के वो चीज़ होते हैं, एक तो होता है फेसियल, दूसरा होता है मेरिडियन, है ना। फेसियल को FASC से दिखाते हैं, मेरिडियन को MER से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जैसा हर जहाँ आपको मिल जाए ना ये वाला, तो आप समझ लेना कि इसमें दो प्रकार के होंगे, एक तो फेसियल होंगे, एक मेरिडियन होगा। फेसियल में आप देखोगे ये ना कुछ ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, दिखाता हूँ मैं बना के, इसका एग्जांपल आने दो। ठीक है, ये तो फेशियल मेरिडियन का एग्जांपल नहीं है, MAB3 का मेरे को एग्जांपल खोजना पड़ेगा, एक सेकेंड। चलो फेशियल और मेरिडियन का एक एग्जांपल करा देते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, CONH3 थ्राइस Cl3, इसी को बना सकते थे यार, ये तो सिंपल सी बात है ना, अपने को ये चीज़ तो पता ही रहती है हमेशा। ठीक है, आप देखना जब मैंने बोला था कि ये देखो, जब ये ऐसे रहेगा ना, NH3 Cl, ये देख रहे हो, ये कैसे बना लिए हैं अपना सिस्टम, ये कैसे एक यहाँ पे अपना बना लिए हैं। ये क्या होता है बेटा, ये होता है फेसियल। अब पलट दो, है ना, यही इक्वेशन क्या कर दो, पलट दो, इसको आसपास ना रहने दो। इसको अगर आपने आसपास नहीं रहने दिया, टू 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 टू, क्या है बेटा, फेसियल है। इतना मोटा क्यों चल रहा है यार? अब मेरिडियनल बनाना है अपने को। मेरिडियनल का एग्जांपल हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है,
मेरिडियनल का एग्जांपल हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये आपका बन जाएगा ये जैसे कि एक ये वाला ब्रेक कर दो, है ना, एक ये वाला ब्रेक कर दो, तो मतलब यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे NH3 लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इनका पूरा जो गेम है, ठीक है। Cl लगा दो, NH3 लगा दो, Cl लगा दो, Cl लगा दो। अब ये गुच्छा जो है ये हो चुका है, टूट चुका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरिडियनल। देख लेना ये दो और आइसोमर आपके जुड़ सकते हैं। अगर कहीं पे आपको Ma3B3 वाला सिस्टम दिख जाए तो चौंक जाओ, आंखें खोलो कि दिख तो रहा है नॉर्मल, लेकिन क्या ये नॉर्मल है ना, कि कहीं वो हम लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, हो सकता है बेवकूफ़ बना रहा हो, ठीक है। तो इसका अपने को ध्यान रख के चलना पड़ता है। अब देखो ध्रुवण यानी प्रकाशिक समावयवता, यानी अपने को ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में देखना है। इसके लिए आपको वही कायरल सेंटर वगैरह देखना पड़ता है, और इसके लिए ना आपको पेयर बनाना पड़ेगा कि जैसे कि Ma6 में क्या होगा, Ma5B1 में क्या होगा, Ma4B2 में क्या होगा, केसेस बना के चेक करने पड़ते हैं, है ना, कि Ma3B3 में मेरिडियनल और फेसनल का भी कुछ और तो अलग अलग नहीं होगा, है ना। उसके बाद फिर अगर Ma4B2 आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये चीज़ यहीं पे कवर हो गई है। या फिर आप बोलोगे Ma2B4, तो ये और ये सेम चीज़ें हैं ना, तो इस टाइप की बेवकूफ़ी भी नहीं करनी है केसेस चेक करने के टाइम, ठीक है, इस टाइप की। क्योंकि आप देखो कि A को B से रिप्लेस कर दो कि Ma4B2 जो है ये सिमिलर होगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ तो आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़े ही होंगे, है ना, कि A2 कर दिया मैं यहाँ पे, B4 कर दिया, ऐसे नहीं होता है, वो A3B3 में स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों है तो सेम ही चीज़ ना, A B है ना। अगर B को इसमें हटा दूंगा तो ये सिस से क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्रांस से क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा, ये एक चेंज हो। अब इसी चीज़ को चेंज कर दो ना, लिगेंड कुछ भी हो, तो एग्जांपल लेते थे ये B A एकदम आइडेंटिकल है, एकदम आइडेंटिकल है, मतलब उसको दो बार लिखने की तो ज़रूरत हम लोगों को नहीं थी, हम लोग गलत काउंट कर रहे हैं। ये समावयवी जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते वाले दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, यानी ये वही चीज़ होता है। देखो ना, इन आइसोमर क्या होता है, मतलब कि जैसे कि CH3 H, इसका मिरर इमेज क्या होगा बेटा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, मिरर इमेज, ठीक है। वो इस पे क्या होगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हैं तो सेम चीज़, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, इन आइसोमर्स हो जाएंगे। ऐसे अणु या अब देखो ऐसे अणु या आयन इस बार इसको मेरे को रीचेक करने देना, है ना। मेरे ख्याल से ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, तो ये हो सकता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम रहा हो। ऐसे अणु या आयन, इसका एग्जांपल मैं दे दूंगा, ठीक है, इस चैप्टर में इसका एग्जांपल नीचे है, इसका एग्जांपल नीचे है, इसका एग्जांपल है, खत्म बात। ऐसे अणु या आयन जो कायरल कहलाते हैं, कायरल अणुओं में सममिति का तल यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि ये इसमें क्या था अपना, प्लेन ऑफ सिमेट्री था, है ना। अगर यहाँ पे आप CH3 C2H5 H और Cl ले आओगे तो इसमें कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है काटने कूटने के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, कायरल कहलाएंगे। ये समद्विध्रुवी प्रकार के तल को घुमाते हैं, एक होता है D, एक होता है L, D पॉजिटिव में घुमाता है, L जो है वो नेगेटिव में घुमाता है। मैंने बताया है कि कोई भी चीज़ कायरल हो, D को क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और L को क्या कहते हैं, लीवोल रोटेटरी कहते हैं, ठीक है। रोटेटरी मतलब जो प्रकाश को घुमाता है। होता क्या है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने GOC पढ़ा है तो उसमें आपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि ऐसे प्रकाश का एक ऐसे हम लोग रे भेजते हैं, है ना। मान लो कि ये इसका इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री ही रहता है, यहाँ पे क्या है अपना सॉल्यूशन है, ठीक है, ये है अपना ऑर्गेनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक पदार्थ। तो ये क्या करता है ना, ये इसको कितने डिग्री से घुमाता है, किस तरफ घुमाता है, ठीक है। अगर ये इसको इधर अगर कुछ थीटा डिग्री में घुमा रहा है, ठीक है, या इधर कुछ थीटा डिग्री में घुमा रहा है,
तो ये थीटा डिग्री भी हम लोगों को कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लेफ्ट में घुमाता है, तो समझ रहे हो ना, अगर वो प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, अगर वो उसको बाईं ओर यानी लेफ्ट में घुमाता है तो उसको लीवो रोटेटरी कहते हैं। सिंपल सी बात है, लेफ्ट को लीवो कहते हैं और राइट को क्या कहते हैं बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। ये सामान्य द्विदंतुर लिगेंड युक्त या अष्टफलनीय संकुल में पाई जाती है। यानी इसका मतलब क्या है, ये मतलब कि द्विदंतुर यानी वो डाईइन वाले टाइप के चीज़ों में पाई जाती है, जो ऐसे जैसे कि ईएन है, ऐसे ईएन इस टाइप के चीज़ों में पाई जाती है, ठीक है, जैसे COEN3 यही वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बताया। तो ये क्या होगा ना बेटा, ये कायरल सेंटर है इसमें, मतलब कि इसमें कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देखोगे है ही नहीं, तो ये समानता इसी में पाई जाएगी। इसके D और L के रूप मौजूद हैं। क्यों सर ऐसा, ये तो तीनों तो मेरे को सेम लग रहा है बेटा। तो EN के अंदर ये जो अमीन वाला एटम होता है ना, वो अलग अलग से अटैच्ड होता है, तो वो अलग अलग है, तो इसका अरेंजमेंट आप चेंज करके लिख सकते हो, यही तो बात है ना। इसके अलावा आप अगर इसका सिस वाला फॉर्म देखोगे, अब समझो कि एक ही कंपाउंड है, उसका सिस होता है और ट्रांस होता है। अब सिस के अंदर भी उसका D होता है, उसका L होता है, ठीक है, सिस के अंदर ही। तो आप समझ रहे हो कितने सारे सेम फॉर्मूले के स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म प्रकाशित रूप में सक्रिय है, जबकि ट्रांस जो है वो सममिति तल में होने के कारण इसका जो है वो क्या होता है ना बेटा, वो एक ही प्लेन में आ जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है इसका ट्रांस वाले वर्जन में, ठीक है। आप देखोगे ये जो ट्रांस वाला वर्जन है वो एक ही प्लेन में आ जाता है। तो आप इसको क्या है, ऐसे काट के इसको आप बराबर हिस्सों में बांट सकते हो। अगर इसको बराबर हिस्सों में ऐसे काट के बांट सकते हो, ठीक है। आपको कटिंग आनी चाहिए, आप देखोगे ना कोई भी मॉलिक्यूल में आपको कटिंग आनी चाहिए कि आपको कट कैसे करना है। ये होता है प्लेनर, ठीक है, इस प्लेन से कट कर सकते हो आप, इस प्लेन से कट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कोई भी मॉलिक्यूल को ऐसे कट कर लो, ऐसे कट कर लो, ऐसे कट कर लो, है, ऐसे सीधा सीधा भी कट कर सकते हो, वही चीज़ तो है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन सिद्धांत और VBT करने से पहले आइसोमेरिज्म के 2-4 क्वेश्चन करा लेता हूं मैं, है ना। इसके बाद फिर हम लोग VBT और हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। देखो अब चालू करेंगे हम लोग VBT यानी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, ठीक है। देखो चैप्टर खत्म होने के बाद अब हम लोग पहले तो ये देख लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। भी बोर्ड में कई बार क्या आ चुका है बेटा, क्वेश्चन आ चुका है कि इसका सर उपयोग क्या है, यानी यूजेस क्या क्या है, ठीक है, यूजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि उपसंयोजन यौगिक के अनुप्रयोग क्या क्या है, यानी यूज, है ना, यूज डेली लाइफ में हम लोगों के, उसको क्या कहते हैं, अनुप्रयोग। सबसे पहले तो है विश्लेषणात्मक रसायन। विश्लेषणात्मक रसायन क्या होता है बेटा, जिसमें हम लोग जांच करते हैं। देखो जल की कठोरता, मतलब कि जहां पे अपने को कोई भी चीज नापना रहता है ना, ठीक है, मैं बता रहा हूं इंजीनियरिंग अगर आप लोग करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, तो अगर आप केमिस्ट्री अगर आपके सब्जेक्ट में रहेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर कॉलेज में, तो आपको ये वाली एक्सपेरिमेंट जो है वो लोग कराते हैं, ठीक है, मेरे को भी कराए थे। जल की कठोरता Ca2+ यानी मैग्नीशियम 2+ की मात्रा हम लोग का आकलन ये जो है ये एडिटा के साथ अनुमापन द्वारा किया जाता है। एक्सपेरिमेंट में आपको उसको टाइट्रेट कराना पड़ेगा EDTA डाल के और कुछ इंडिकेटर डाल के, टाइट्रेशन से फिर कुछ कैलकुलेशंस निकालते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अपन एडिटा का उपयोग करते हैं, EDTA का, ठीक है। EDTA क्या है, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। Ni2+ आयन की लिगेंड है, ठीक है, Ni2+ आयन की गुणात्मक की पहचान डाईमिथाइल ऑक्सी यानी DMG से करते हैं। DMG का भी स्ट्रक्चर लिखवाया था, है ना। ये भी क्या है बेटा, एक लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड है द्वारा की जाती है, जो एक लाल रंग का अवक्षेप बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जांच करने में हम लोगों को कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। इसके अलावा धातु क्रम में देखो, सोने और चांदी का निष्कर्षण साइनाइड प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जिसमें AuCN2 जैसा संकुल बनता है। सोने और चांदी का जो हम लोग जांच करते हैं कि ये इज इट रियल इज इट नॉट, तो इसका ना है बेटा, ये हमेशा साइनाइड के प्रक्रिया से करते हैं, जिसमें AuCN2 नाम का एक यौगिक बनता है ना, संकुल बनता है, जिसको हम लोग जांचते हैं कि ये चीज बनी है कि नहीं बनी है। मॉन्ड प्रक्रम द्वारा निकल का शुद्धिकरण जो है उसमें अस्थायी NiCO4 संकुल बनता है। देखो मॉन्ड प्रक्रम यानी ये चीज ना आप मेटलर्जी में पढ़ोगे, मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ोगे,
जब निकल बनाते हैं ना, निकल बनाने की प्रक्रिया में बीच में एक प्रोसेस होता है जिसमें निकल को अपने को क्या करना पड़ता है बेटा, प्योरीफाई करना पड़ता है। उसके लिए टेम्परेरी रूप से NiCO4 का जो है वो संकुल बनता है। उसके बाद फिर हम लोग निकल को यहाँ से अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैव प्रणालियाँ में इसका कौन कौन सा, इसको मैं शायद तक लेक्चर 1 में भी समझाया था कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन प्रवाहन के लिए, क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए, और विटामिन B12 जो है वो रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सब भी किससे आते हैं बेटा, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ही अनुप्रयोग है। इसके अलावा देखो कई एंजाइम जैसे कार्बोक्सिल पेप्टेज, ठीक है, ये एक प्रोटीन पाचक होता है जिसमें जिंक का उप संयोजन जो है वो केंद्र में होता है। जिंक का ये है कार्बोक्सिल पेप्टीज, ठीक है। इसके बिना आप जो है वो खाना नहीं पचा पाओगे अपना। उसके अलावा क्या है बेटा, अवैध रसायन, अवैध रसायन, औषध रसायन, ठीक है, औषध रसायन लिखा है, यानी मेडिकल केमिस्ट्री। मेडिकल केमिस्ट्री में इसका और भी ज़्यादा उपयोग है। कैंसर के इलाज में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव दवाई कौन सी होती है बेटा, सिस्प्लेटिन का उपयोग करते हैं। ये ट्यूमर कोशिकाओं के DNA के प्रतिकृत को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। कैंसर में जो उसका DNA होता है वो आपके शरीर के सारे रिसोर्सेज खींच रहा होता है ना, और क्या रहता है वो दिन ब दिन भी इवॉल्व होते जाता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम के अगेंस्ट भी। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा, सिस्प्लेटिन यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सिस PTNH3, है ना, और Cl2, है ना। ये दोनों ट्वाइस ट्वाइस होता है। इसमें सिस का भी बना सकते हो आप, ट्रांस का भी बना सकते हो, लेकिन ट्रांस कोई भी क्रिया ही नहीं करता है, वो एकदम बेकार चीज़ है, ठीक है। शरीर से लेड की विस्कसता को दूर करने के लिए एडिटा की चिलेट चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। देखो अगर आपके शरीर में लेड पॉइजनिंग हो गया है तो उसको निकालने का अब एक ही तरीका है कि आपको एडिटा के जो चिलेट की है उसकी दवाई खानी पड़ेगी। तो एडिटा क्या करता है ना, वो लेड के साथ यानी PB के साथ जुड़ जाता है ना, और फिर आपके स्टूल के थ्रू निकल जाएगा वो, है ना। तो उसको निकालने के लिए अपने को एडिटा खाना पड़ता है। एडिटा क्या करता है, उसके साथ बॉन्ड बना के निकाल लेता है अपने साथ, ठीक है। वही चीज़ उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरण के रूप में क्या उपयोग होता है बेटा, ध्यान से देखो इस चीज़ को पढ़ना है। ये क्या है, विल्किंसन रिएक्शन में, विल्किंसन रिएक्शन भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हो। विल्किंसन रिएक्शन में PH3P3 थ्राइस RHCl का उपयोग जो है वो एल्कीनों के एल्कीन को हाइड्रोजनीकरण करने के लिए, मतलब देखो जैसे कि जो एल्कीन है ना अपना, ठीक है, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, उसका हाइड्रोजनेशन करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है बेटा, ये वाला उत्प्रेरक यूज किया जाता है। इसके अलावा देखो अब क्या है ना, चैप्टर हो चुका है हम लोगों का नियरली खत्म। ये है होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन में इसके साथ साथ इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आंसर्स और हिंट दिए हुए हैं। तो ये क्या है, ये आप लोग अभी आपका आज का होमवर्क है, इस चैप्टर का होमवर्क है, ये आप लोग बना के आओगे। इसके अलावा जब हम लोग इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन लेंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे, और उसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप लोगों के लिए देखो बहुत आसान से क्वेश्चन है यार, ये क्या है, इसके लिए क्या प्रैक्टिस सेशन रखना। K4NiCN4 का IUPAC नाम लिखना है, ये आंसर भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बल्कि कराया हुआ है, ठीक है, ये कराया हुआ क्वेश्चन है। CONH35 ClSO4 तथा CO ये इस किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करेंगे। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। और ये किस लेक्चर में कराया है बेटा, आइसोमेरिज्म के पार्ट 2 वाले लेक्चर में कराया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन इसको करके लाना है क्रिस्टल, और वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि Fe2O6 प्रबल अनुचुंबकीय क्यों है, जबकि ये जो है ये दुर्लभ अनुचुंबकीय क्यों है, ठीक है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो छाट के लेके आए हैं आपके लिए। इसके अलावा देखो कीलेट प्रभाव क्या है, एक उदाहरण दीजिए, है ना। इसका भी यहाँ पे क्या है बेटा, संकेत दिया हुआ है जिससे आप लगभग आंसर लिख सकते हो। सिस्प्लेटिन की संरचना बनाइए और इसका एक महत्वपूर्ण औषधीय उपयोग बताइए। सिस्प्लेटिन की संरचना लो यार, तुम लोगों के लिए बना दे रहा हूँ मैं। और इसकी महत्वपूर्ण चिकित्सीय तो आपको पता है कि ये क्या करता है बेटा, कैंसर के DNA को और फैलने से रोकता है ना, और ये उसके लिए एक बहुत अच्छी दवाई का काम करता है। संयोजकता आबंध सिद्धांत की 2 मुख्य कमियां क्या हैं, ये देखो यही सब, ये जो 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन अगर आपसे हो जा रहे हैं इसका मतलब है आपने चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है, ठीक है। ये क्या है, होमवर्क है, और प्रैक्टिस सेशन में इसके साथ साथ बाकी सब भी हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ चलिए, थैंक यू।
फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के लिए।